हेलो, मेरा नाम है अभिषेक और स्वागत करता हूं बच्चों आप सभी का हमारे इस खूबसूरत से प्यारे से प्लेटफॉर्म पे जिसका नाम है जेआर कॉलेज। यार कैसे आप सभी लोग? आई होप आप लोग एकदम बढ़िया होंगे, आप लोग की पढ़ाई एकदम बढ़िया चल रही होगी बच्चों। तो आज इस वीडियो के अंदर बच्चों हम लोग समझने वाले हैं बोहर्स एटॉमिक मॉडल। देखो लास्ट वाले कुछ वीडियो से बच्चों हम लोग बहुत सारे अलग अलग मॉडल्स पढ़ रहे थे, ठीक है। हमने थॉमसन का एटॉमिक मॉडल पढ़ा, हमने रदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल पढ़ा, ठीक है। और उन सारे एटॉमिक मॉडल्स के बाद में हमको ये पता चला कि नहीं यार, हर एटॉमिक मॉडल्स में कुछ ना कुछ खमियां हैं, कुछ ना कुछ ड्रॉबैक्स है, कुछ ना कुछ लिमिटेशन है। सही बात है। तो उन्हीं लिमिटेशन को पूरा करते हुए, उन्हीं लिमिटेशन को और यू कैन से कंप्लीट करते हुए एटॉमिक मॉडल को और नई नई थ्योरीज आती रही हैं। सही बात है, ठीक है। तो आज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट थ्योरीज को हम लोग डिस्कस करेंगे बच्चों आपके एटॉमिक मॉडल की, दैट इज बोहर्स एटॉमिक मॉडल। और बोहर्स एटॉमिक मॉडल डिस्कस करने से पहले हम लोग सबसे पहले बारे में पढ़ेंगे बच्चों ड्रॉबैक्स ऑफ रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। क्योंकि देखो मैंने आप लोगों को रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल समझाया था कि रदरफोर्ड ने क्या कहा था, भाई जितना भी आपका जो एटम है उसके सेंटर में एक एरिया प्रेजेंट है जिसको हम लोग न्यूक्लियस कहते हैं। न्यूक्लियस के अंदर पॉजिटिव चार्ज है, सही है। उसके अंदर न्यूट्रॉन भी प्रेजेंट है, प्रोटॉन भी प्रेजेंट है। क्लियर है। फिर मैंने आपको बोला था बच्चों कि वो जो आपका न्यूक्लियस है वो रिवॉल्व कर रहा है, कहीं ना कहीं आपके जो स्पेस में रिवॉल्व कर रहा है। तो ये आपके रदरफोर्ड ने कहा था। पर इसके कुछ ड्रॉबैक्स भी हैं। तो सबसे पहले हम लोग उस ड्रॉबैक्स की बात करेंगे कि आखिरकार किन किन चीजों की रदरफोर्ड ने बात नहीं की, या फिर किन किन चीजों को रदरफोर्ड एक्सप्लेन नहीं कर पाए। एंड देन हम लोग शुरू करेंगे बच्चों बोहर्स एटॉमिक मॉडल। और बच्चों बोहर्स एटॉमिक मॉडल थोड़ा सा बड़ा है, थोड़ा सा लेंदी है, इसलिए इस बोहर्स एटॉमिक मॉडल वाले टॉपिक को बच्चों मैं दो पार्ट में डिवाइड करूंगा, ठीक है। मैं दो पार्ट में डिवाइड करूंगा। देखो मेरा यही मोटिव ये है बच्चों मेरा कि हर एक लाइन, हर एक सेंटेंस आपको डिटेल में समझ में आए, उसके पीछे की बैक स्टोरी क्या है, उसकी कहानी क्या है, वो सारी चीजें आपको डिटेल में समझ में आए। सही है। और हर एक चीज अगर मैं देखो पूरा बोहर्स एटॉमिक मॉडल अगर मैं डिटेल में पढ़ाने लग गया ना बच्चों, तो एक वीडियो कम से कम 1.5 घंटे जितनी लंबी हो जाएगी। समझ रहे हो? तो मैं नहीं चाहता बच्चों कि इतनी बड़ी वीडियो बनाऊं और इतना सब कुछ एक बार आपके दिमाग में एक ही बार में मैंने थोप दूं कि यार ये पढ़ो ये पढ़ो ये पढ़ो। समझ रहे हो? तो इसीलिए मैंने क्या सोचा कि चलो लिमिटेशन ड्रॉबैक्स तो पढ़ाएंगे ही, पर उसके साथ साथ जब हम लोग बोहर्स एटॉमिक मॉडल शुरू करेंगे तो पूरा का पूरा बोहर्स एटॉमिक मॉडल हम लोग एक वीडियो के अंदर नहीं लेंगे, हम लोग इसको दो वीडियो में स्प्लिट करेंगे। सही है। तो जो नेक्स्ट वाला वीडियो होगा, नेक्स्ट वाला लेक्चर होगा, यानी लेक्चर नंबर 7 जो होगा, उसमें भी हम लोग बोहर्स एटॉमिक मॉडल को ही डिस्कस करेंगे, पर कुछ आगे के पोस्टुलेट डिस्कस करेंगे। सही बात है। और ये वीडियो और नेक्स्ट वाला वीडियो पूरी तरीके से रिलेटेड है, तो आप कोई भी वीडियो को स्किप नहीं कर सकते, दोनों ही वीडियो को आपको कंप्लीट देखना पड़ेगा। समझ में आई बात? ठीक है। तो चलो बच्चों शुरू करते हैं बिना किसी टाइम वेस्ट के, शुरू करते हैं बच्चों आज के इस वीडियो को। एक और बात आपको बता दूं कि अगर आपने हमारे इंस्टाग्राम पे हमें फॉलो नहीं किया तो फॉलो जरूर से करके रख लो, बहुत सारी चीजें हम वहां पर भी अपलोड करते रहते हैं। ठीक है। तो शुरू करते हैं बच्चों आज के इस वीडियो को, जहां पे सबसे पहले हम लोग स्टडी करने वाले हैं बच्चों लिमिटेशन और यू कैन से ड्रॉबैक्स ऑफ रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। ठीक है। तो चलो शुरू करें बच्चों लेक्चर नंबर 6 को, शुरू करें। ठीक है। सबसे पहला हमारा टॉपिक है बच्चों लिमिटेशन ऑफ रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। क्या है बच्चों? 3 लिमिटेशन हमें पढ़ने हैं, ध्यान में रखने हैं, बहुत इंपॉर्टेंट वाली चीज है। क्या लिमिटेशन है? देखो रदरफोर्ड ने समझाया था, बहुत कुछ अच्छे से हमको समझाया था कि आपका जो एक एटम है, उस एटम के सेंटर में एक ऐसा रीजन है बच्चों जहां पर पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट है, उस रीजन को उसने न्यूक्लियस कहा था। ठीक है, बहुत अच्छी बात है, ये चीज सही है, हम भी मानते हैं। फिर उसने क्या कहा था कि उसके अंदर प्रोटॉन प्रेजेंट होंगे और जो इलेक्ट्रॉन होंगे ना, वो उस प्रोटॉन के आजू बाजू रिवॉल्व कर रहे होंगे एक सर्कुलर ऑर्बिट में, और यू कैन से एक इलिप्टिकल ऑर्बिट में वो क्या कर रहे होंगे? रिवॉल्व कर रहे होंगे। और उन्होंने कहा कि तुम इमेजिन कर सकते हो एक सोलार सिस्टम को, जैसे हमारा सोलार सिस्टम है ना बच्चों, यू कैन इमेजिन अवर सोलार सिस्टम मॉडल। सही है। इन्होंने इसके बारे में बताया रदरफोर्ड ने कि यार सोलार सिस्टम मॉडल को इमेजिन करो, जैसे सोलार सिस्टम में बीच में क्या प्रेजेंट होता है बच्चों? सन प्रेजेंट होता है, और इस सन के आजू बाजू में बहुत सारे अलग अलग प्लैनेट्स क्या करते हैं बच्चों? रिवॉल्व करते रहते हैं इलिप्टिकल ऑर्बिट में। सही है। बहुत सारे अलग अलग बच्चों प्लैनेट्स क्या करते रहते हैं? रिवॉल्व करते रहते हैं। इसी में वन ऑफ द प्लैनेट हमारा अर्थ भी है, मार्स होते हैं, अर्थ होता है, वीनस होता है, जुपिटर होता है, ऐसे बहुत सारे अलग अलग प्लैनेट्स बच्चों इस सन के आसपास क्या करते रहते हैं? रिवॉल्व करते रहते हैं। फॉर एग्जांपल दिस इज अवर सन। तो रदरफोर्ड ने क्या कहा? रदरफोर्ड ने बोला कि देखो हमारा एटम भी कुछ इसी तरीके का है, हमारा जो एटम है, एटम का जो स्ट्रक्चर है वो भी कुछ उसी तरीके का है कि बीच में प्रेजेंट होगा एक स्ट्रक्चर, बीच में प्रेजेंट होगा एक रीजन, इस रीजन को आप कहोगे न्यूक्लियस, इस रीजन को आप क्या कहोगे? न्यूक्लियस। सही बात है।
इस न्यूक्लियस के अंदर क्या प्रेजेंट होगा भाई? इस न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होगा बच्चों पॉजिटिव चार्ज। क्या सिर्फ पॉजिटिव चार्ज होगा? नहीं। क्या सिर्फ पॉजिटिव चार्ज होगा? नहीं। इसके अंदर बच्चों न्यूट्रॉन्स भी प्रेजेंट होते हैं, इसके अंदर कुछ और एटम्स भी प्रेजेंट होते हैं, ऐसे छोटे छोटे। आंसर देखो, इसके अंदर से कुछ और एटम्स भी ऐसे प्रेजेंट होते हैं जो कि न्यूट्रल होते हैं, जो कि न्यूट्रॉन्स हैं, जिनके बारे में हमें रदरफोर्ड ने नहीं बताया था। ठीक है, उसके बारे में हमें कैडविक ने बताया था, रदरफोर्ड ने उसके बारे में नहीं बताया था। 1932 में कैडविक ने हमको बताया था, लास्ट वाले लेक्चर में मैंने आपको समझाया। सही है। और इसके आजू बाजू, जैसे यहाँ पे प्लैनेट्स घूम रहे हैं सन के आजू बाजू, वैसे ही इसके भी आजू बाजू इलिप्टिकल ऑर्बिट में कौन घूम रहा है? इसके भी आजू बाजू इलिप्टिकल ऑर्बिट में कौन घूम रहा है बच्चों? इलेक्ट्रॉन घूम रहा है। एंड इलेक्ट्रॉन हैविंग अ नेगेटिव चार्ज। इलेक्ट्रॉन्स के पास क्या है बच्चों? नेगेटिव चार्ज है। सही बात है। ये बातें हमको किसने बताई थी? रदरफोर्ड अंकल ने बताई थी। और बहुत हद तक बच्चों ये चीजें सही भी है। ठीक है, बहुत हद तक बच्चों ये चीजें सही भी है, जिसके वजह से रदरफोर्ड को नोबेल पुरस्कार मिला था। पीस नहीं, वो तो ट्रम्प को चाहिए ना। ठीक है, तो नोबेल पुरस्कार मिला था बच्चों किसको? रदरफोर्ड को, इस सारी चीजों को बताने के लिए। पर उसके बाद आए बोहर अंकल और उन्होंने बताया। देखो, रदरफोर्ड कुछ चीजों को नहीं बता पाए। किन चीजों को? देखो, रदरफोर्ड ने क्या लिमिटेशन थी बच्चों? He was unable to explain the stability of atom. एटम की स्टेबिलिटी वो नहीं बता पाया। एटम की स्टेबिलिटी वो नहीं बता पाया। अब आप कहोगे सर कि एटम की स्टेबिलिटी से आपका क्या मतलब है? तो सुनो मैं बताता हूं। सुनो, इसको डिलीट करते हैं और इसको थोड़ा सा ऊपर लेकर आते हैं। ध्यान से देखेंगे बच्चों, ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान से देखो। ठीक है, रदरफोर्ड अंकल ने क्या बोला कि बीच में भाई आपका न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के पास पॉजिटिव चार्ज और न्यूट्रल कंपाउंड्स है। न्यूट्रल कंपाउंड उस समय डिस्कवर नहीं हुए थे, उस समय न्यूट्रॉन डिस्कवर नहीं हुआ था, वो 1932 में बाद में डिस्कवर हुआ। पर उन्होंने बोला कि यार कुछ तो कंपाउंड है इसके बीच में। ठीक है, अच्छी बात है। फिर उन्होंने क्या बोला कि जो आपके इलेक्ट्रॉन्स हैं वो घूमते रहते हैं एक ऑर्बिट में। ये जो आपके इलेक्ट्रॉन्स है बच्चों, ये किसी एक जगह पे, किसी एक स्पेस में क्या करते रहते बच्चों? रिवॉल्व करते रहते हैं इस न्यूक्लियस के आसपास। सही बात है, इस न्यूक्लियस के आसपास बच्चों वो क्या करते रहते हैं? रिवॉल्व करते रहते हैं। अब हमें पता है कि आपका इलेक्ट्रॉन क्या है? इलेक्ट्रॉन इज अ चार्ज स्पीशीज। कौन सा चार्ज है इलेक्ट्रॉन के ऊपर? नेगेटिव चार्ज है। तो आप कह सकते हो बच्चों दैट इलेक्ट्रॉन इज अ नेगेटिव चार्ज स्पीशीज। सही बात है। इलेक्ट्रॉन क्या है बच्चों? इलेक्ट्रॉन एक नेगेटिव चार्ज स्पीशीज है ना। सही बात है। सिमिलरली आपका प्रोटॉन क्या है? प्रोटॉन इज द पॉजिटिवली चार्ज स्पीशीज। प्रोटॉन इज द पॉजिटिवली चार्ज स्पीशीज। सही बात है। प्रोटॉन जो है आपका, वो आपका पॉजिटिवली चार्ज स्पीशीज है, जो कहां प्रेजेंट होगा? आपके न्यूक्लियस में प्रेजेंट होगा। जो कहां प्रेजेंट होगा बच्चों? न्यूक्लियस में प्रेजेंट होगा। इतनी बात आई होप आपको समझ में आ गई है। बहुत अच्छी बात है। ठीक है, फिर अब देखो, जब भी कोई भी दो चार्ज होते हैं ना बच्चों, और दो अपोजिट चार्ज होते हैं, देखो ये आपका पॉजिटिव चार्ज है, ये आपका नेगेटिव चार्ज है। दोनों क्या है? अपोजिट चार्ज। ठीक है, दोनों क्या है बच्चों? अपोजिट चार्ज। तो इन दोनों के बीच में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा। इसको हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। मतलब इन दोनों के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। इन दोनों के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। जैसे मान लो सोलार का ही अपना सोलर सिस्टम का एग्जांपल ले लो। सन और पृथ्वी के बीच में ग्रेविटेशनल पुल है। सन की ग्रेविटी बहुत ज्यादा है, अर्थ की ग्रेविटी बहुत कम है। तो चाहे तो सन आपका अर्थ को खींच सकता है अपने पास, क्योंकि उसकी ग्रेविटी बहुत ज्यादा है। पर क्या हम सन के अंदर चले जाते हैं क्या? नहीं। हम सन के अंदर चले जाते हैं क्या? नहीं, क्योंकि हम रिवॉल्व कर रहे हैं ना बच्चों। तो उस ग्रेविटेशनल फोर्स को हम लोग सेंट्रिपिटल फोर्स में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो यहां पे भी यही हो रहा है बच्चों। ये जो इनके बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रही है ना, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रही है ना बच्चों, इस फोर्स को ये इलेक्ट्रॉन कन्वर्ट कर रहा है किस फोर्स में बच्चों? सेंट्रिपिटल फोर्स में। किस फोर्स में कन्वर्ट कर रहा है? सेंट्रिपिटल फोर्स में। यहां तक रदरफोर्ड की बात भी सही थी। यहां तक बच्चों रदरफोर्ड की बात भी सही थी। कौन सी फोर्स है यहां पे लिख दूं मैं? कौन सी फोर्स है बच्चों? ये लिख दूं, दिस इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। आई होप आपको ये दिख रहा होगा। ठीक है, ये सब चीजें आपको नोट करनी है। आई होप आपको ये चीजें दिख रही होंगी। यस, दिख रहे हैं। ठीक है, सो दिस इज द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अब गलत कहां हुए रदरफोर्ड अंकल? गलत कहां हुए?
एक्चुअली में रदरफोर्ड के पहले बच्चों एक साइंटिस्ट थे, बहुत ही माने जाने साइंटिस्ट थे बच्चों, जिनका नाम था मैक्सवेल। जिनका नाम क्या था? मैक्सवेल। ठीक है, बहुत ही माने जाने साइंटिस्ट थे बच्चों, जिनका नाम था मैक्सवेल। मैक्सवेल ने बच्चों एक थ्योरी दी थी, मतलब एक यू कैन से प्रूफ दिया था, और आप कह सकते हो कि जैसे थ्योरम दिया था, ठीक है, या फिर लॉज दिए थे, यू कैन से लॉ। इन्होंने कुछ लॉ दिए थे बच्चों। इनमें से इनका एक लॉ क्या कहता था? इनमें से मैक्सवेल का एक लॉ कहता था बच्चों कि जब भी चार्ज पार्टिकल रिवॉल्व करेंगे, ठीक है, जब भी बच्चों चार्ज पार्टिकल कहीं भी रिवॉल्व करेंगे तो वो हमेशा कुछ अमाउंट ऑफ रेडिएशन एमिट करेंगे। ठीक है, व्हेन, लिखेंगे सब लोग आप ये, ठीक है, व्हेन द चार्ज्ड पार्टिकल revolve, when the charged particle revolve, it emit radiation from itself। समझ रहे हो? मतलब वो जो पार्टिकल, जो चार्ज पार्टिकल है, वो जब भी घूमेगा बच्चों, जब भी क्या होगा, वो रोटेट करेगा, जब भी वो क्या होगा बच्चों, रोटेट करेगा या फिर रिवॉल्व करेगा कोई भी चार्ज पार्टिकल, तो वो हमेशा क्या करेगा बच्चों, अपने बॉडी से रेडिएशन एमिट करेगा। रेडिएशन मतलब क्या है? मान फॉर एग्जांपल लाइट एमिट कर रहा है, कुछ लाइट एनर्जी निकल जा रही है या फिर कुछ हीट एनर्जी निकल जा रही है, तो कभी भी कोई भी चार्ज पार्टिकल अगर रोटेट कर रहा है, रिवॉल्व कर रहा है बच्चों, तो क्या एमिट करेगा? वो रेडिएशन एमिट करेगा। ये किसकी थ्योरी थी? ये किसका लॉ था बच्चों? मैक्सवेल का लॉ था। अब अगर इस लॉ को यहां पर लगाएं, इस लॉ को, क्योंकि इलेक्ट्रॉन इज ऑल्सो चार्ज पार्टिकल, इलेक्ट्रॉन क्या है बच्चों? इलेक्ट्रॉन इज अ नेगेटिव चार्ज स्पीशीज, सही बात है। तो अगर इस लॉ को आप इस मॉडल में अगर आप लगाते हो, तो मतलब इलेक्ट्रॉन यहां पर कुछ एमिट, कुछ रेडिएशन क्या करेगा? थोड़ा रेडिएशन हमेशा एमिट करेगा, क्योंकि बहुत ही स्पीड से इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है? मूव कर रहा है। इलेक्ट्रॉन लाइट की स्पीड से मूव करता है ना, तो इलेक्ट्रॉन इतना तेज मूव कर रहा है बच्चों, जिसकी वजह से ये इलेक्ट्रॉन कुछ ना कुछ रेडिएशन एमिट करेगा। और जैसे इसके अंदर से रेडिएशन एमिट होगी, मतलब इसकी एनर्जी लूज होगी। अब इसकी एनर्जी लूज नहीं हो रही, क्योंकि ये तो घूम नहीं रहा है, पर ये घूम रहा है बच्चों, इसकी एनर्जी लूज हो रही है, जिसकी वजह से इसकी एनर्जी धीरे धीरे कम हो जाएगी, और ये थोड़े टाइम बाद क्या हो जाएगा बच्चों? इस न्यूक्लियस में आके चिपक जाएगा, और आपका एटम अनस्टेबल हो जाएगा। आपका एटम क्या हो जाएगा? अनस्टेबल हो जाएगा। ये थ्योरी किसकी थी? मैक्सवेल अंकल की। समझ रहे हो? ये लॉ किसका था? मैक्सवेल अंकल का। मैक्सवेल अंकल ने हमको ये समझाया कि अगर कोई भी चार्ज पार्टिकल रिवॉल्व करता है, तो वो अपने बॉडी से कुछ ना कुछ रेडिएशन एमिट करेगा। तो ये भी एक चार्ज पार्टिकल है भाई साहब, अगर ये भी रिवॉल्व कर रहा है, तो ये भी कुछ ना कुछ रेडिएशन एमिट कर रहा होगा इनके अकॉर्डिंग। अगर ये रेडिएशन एमिट कर रहा होगा, तो इसकी एनर्जी धीरे धीरे क्या हो रही है? कम होते जा रही है, धीरे धीरे रिड्यूस हो रही है। और अगर ये एनर्जी धीरे धीरे रिड्यूस हो रही है, मतलब ये इलेक्ट्रॉन एक टाइम बाद क्या हो जाएगा? आपके न्यूक्लियस पे जाके लड़ जाएगा, भिड़ जाएगा, और आपका एटम अनस्टेबल हो जाएगा। तो यही मैंने यहां पर लिखा है बच्चों, यही स्टेटमेंट मैंने यहां पे लिखी है, दैट ही वाज अनएबल टू एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ एटम। एटम स्टेबल है क्या? एटम अनस्टेबल है क्या? दोनों इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन लड़ जाते हैं क्या? नहीं लड़ते भाई। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन लड़ जाते हैं क्या? नहीं लड़ते हैं। एटम इज अ स्टेबल कंपाउंड। तो वो ये एक्सप्लेन नहीं कर पाए, समझ रहे हो? वो इन चीजों को एक्सप्लेन नहीं कर पाए। ये सबसे पहला ड्रॉबैक है। दूसरा ड्रॉबैक क्या कहता है बच्चों? देखो, कलर चेंज कर देंगे। दूसरा ड्रॉबैक क्या कहता है? ही डिड नॉट मेंशन एनीथिंग अबाउट द अरेंजमेंट ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन एन ऑर्बिट। अब देखो, आज हमें पता है कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है, जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो एक ऑर्बिट में रिवॉल्व करते हैं। जैसे मान लो ये आपका न्यूक्लियस है, तो ये आपका पहला ऑर्बिट, ये आपका दूसरा ऑर्बिट, ये आपका तीसरा ऑर्बिट, ये आपका चौथा ऑर्बिट, समझ रहे हो? तो आपके जो इलेक्ट्रॉन्स है वो स्पेसिफिकली इस ऑर्बिट में ही मिलेंगे, ये इस ऑर्बिट में ही मिलेंगे। आपके इलेक्ट्रॉन इस ऑर्बिट के बीच में नहीं मिल सकते, कभी भी नहीं, पॉसिबल ही नहीं है। ये चीज हमको बोहर अंकल ने बताई थी, पर ये चीज आपके रदरफोर्ड अंकल नहीं बता पाए बच्चों, समझ रहे हो? ठीक है, तो आपके जो ऑर्बिट्स होते हैं, मेनली हम लोग ऑर्बिट का नाम क्या देते हैं? के, एल, एम और एन, ये 4 ऑर्बिट है ना, मोस्टली हम लोग यही 4 ऑर्बिट पढ़ते हैं। तो इन 4 ऑर्बिट्स की अलग अलग एनर्जी होती है, अलग अलग एनर्जी लेवल्स होते हैं, और आपके इलेक्ट्रॉन इन्हीं 4 ऑर्बिट में क्या करते हैं बच्चों? रिवॉल्व करते हैं। और कहीं भी इस ऑर्बिट के बीच में, इस ऑर्बिट के बाहर वो इलेक्ट्रॉन कहीं भी रिवॉल्व नहीं कर सकते, समझ रहे हो? तो इसकी इंफॉर्मेशन भी रदरफोर्ड ने नहीं दी। रदरफोर्ड ने क्या बोला था कि आपके इलेक्ट्रॉन कहीं भी घूम रहे, आपके इलेक्ट्रॉन कहीं भी घूम रहे, आपके इलेक्ट्रॉन
ऐसे 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 कहीं भी यहाँ यहाँ ऐसे ऐसे, समझ रहे हो, बस ऐसे ऐसे घूमे जा रहे 3D में इमेजिन करो कि ऐसे 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 कहीं भी घूम रहे, जहां उनका मन कर रहा है वहां घूम रहे हैं, ऐसा रदरफोर्ड ने बोला था। पर ऐसा होता नहीं है। जो आपके इलेक्ट्रॉन्स है बच्चों, वो स्पेसिफिकली एक ऑर्बिट में घूमते हैं, एक शेल में घूमते हैं। उस ऑर्बिट को हम लोग क्या बोलते हैं? शेल बोलते हैं। ठीक है, तो आपके जो इलेक्ट्रॉन है वो परफेक्टली एक ऑर्बिट में घूमते हैं, और ये बात आपको रदरफोर्ड ने नहीं बताई थी। सो दैट्स व्हाई रदरफोर्ड उनके बारे में भी क्लियर नहीं थे। क्लियर है? तो ये भी एक ड्रॉबैक, ये भी एक लिमिटेशन है बच्चों, दैट ही डिड नॉट मेंशन एनीथिंग अबाउट द अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन ऑर्बिट। ऑर्बिट भी लिख सकते हो या फिर शेल भी लिख सकते हो कि आपके जो इलेक्ट्रॉन है उनके शेल के अंदर या ऑर्बिट के अंदर किस प्रकार अरेंजमेंट की गई है, उसके बारे में भी कोई भी मेंशन आपका रदरफोर्ड अंकल ने नहीं किया। समझ में आ गया? ये 2 पॉइंट समझ में आ गए, वेरी इंपॉर्टेंट। दोनों पॉइंट बच्चों वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तीसरा पॉइंट क्या है बच्चों? तीसरा पॉइंट क्या बताता है? ही डिड नॉट एक्सप्लेन अबाउट द स्पेक्ट्रम ऑफ एन एटम। अब देखो, एटम आपका स्पेक्ट्रम भी दिखाता है, समझ रहे हो? अगर आप स्पेक्ट्रम को स्टडी करोगे, जैसे इंफ्रारेड स्पेक्ट्रम होता है, आईआर स्पेक्ट्रम होता है, यूवी स्पेक्ट्रम होता है, मास स्पेक्ट्रम होता है, ठीक है, बहुत सारे अलग अलग स्पेक्ट्रम होते हैं। जब आप आगे चले केमिस्ट्री पढ़ोगे डिटेल में तो आप लोग समझोगे। तो स्पेक्ट्रम क्या होता है कि आपका जो एटम है ना, आपका मान लो एक एटम है, और उसके ऊपर से अगर मैं एक लाइट को पास करूं, जैसे व्हाइट कलर की लाइट को पास करूं, तो ये एटम कुछ लाइट को एब्जॉर्ब कर लेता है और कुछ लाइट को रिलीज कर देता है। भाई कुछ लाइट को ही एब्जॉर्ब करेगा और कुछ लाइट को जाने देता है, समझ रहे हो? क्योंकि हर लाइट की वेवलेंथ अलग अलग होती है ना। लाइट में 7 कलर होते हैं, पता है ना, विबग्योर, वॉयलेट, इंडिगो, ग्रीन, वो पता है ना आप लोगों को, ठीक है, विबग्योर कलर होते हैं। तो हर अलग अलग कलर की हर अलग अलग फ्रीक्वेंसी होती है, अलग अलग कलर की अलग अलग फ्रीक्वेंसी होती है। तो आपका कुछ एटम, मतलब हर अलग अलग एटम बच्चों अलग अलग फ्रीक्वेंसी को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, और जो एब्जॉर्ब नहीं किया उसको ऐसे ही छोड़ देते, रिलीज कर देते, समझ रहे हो? उसको एब्जॉर्ब नहीं करते। तो अलग अलग एटम अलग अलग फ्रीक्वेंसी को एब्जॉर्ब कर रहा है, तो वो क्यों कर रहा है? जिसकी वजह से स्पेक्ट्रम बन रहा है। तो स्पेक्ट्रम के बारे में भी रदरफोर्ड ने कोई भी इंफॉर्मेशन हमें नहीं प्रदान की, हमें नहीं दी। समझ में आई बात? ठीक है, ये 3 पॉइंट बच्चों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इन 3 पॉइंट को आपको रटना पड़ेगा। थोड़ा ये वाला पॉइंट थोड़ा सा ज्यादा अच्छे से एक्सप्लेन करके लिखना अपने बुक में, ठीक है? ही वॉज नॉट एबल टू एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ एटम एज, ऐसा पूरा लिख देना, ठीक है, पूरा स्टेटमेंट लिखना, एज रदरफोर्ड सजेस्टेड दैट द इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व इन द अक्रॉस द न्यूक्लियस, ठीक है, अक्रॉस द न्यूक्लियस बच्चों जो आपका इलेक्ट्रॉन है वो रिवॉल्व करता है। बट मैक्सवेल सजेस्ट दैट, मैक्सवेल ने हमको क्या सजेस्ट किया? व्हेन चार्ज पार्टिकल रिवॉल्व इट एमिट द रेडिएशन। जब चार्ज पार्टिकल रिवॉल्व होते हैं तो वो क्या एमिट करते हैं बच्चों? रेडिएशन एमिट करते हैं। एंड बिकॉज ऑफ दैट इफ इलेक्ट्रॉन एमिट रेडिएशन इट विल अनफॉर्चुनेटली बच्चों एट द लास्ट क्या करेगा? वो न्यूक्लियस के अंदर जाके लड़ जाएगा और अनस्टेबल बन जाएगा। द एटम विल बिकम अनस्टेबल, बट इन रियलिटी द एटम इज स्टेबल कंपाउंड। जो एटम होता है बच्चों वो क्या होता है? एक स्टेबल कंपाउंड होता है। हेंस जो आपका जो स्टेबिलिटी ऑफ एटम था वो भी आपके रदरफोर्ड अंकल एक्सप्लेन नहीं कर पाए। समझ में आई बात? ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट यही वाला पॉइंट है बच्चों। अगर आप नहीं लिखोगे ये वाला पॉइंट तो मार्क्स कट जाएगा, और ड्रॉबैक लिखने के लिए आया तो, ठीक है। ये वाला पॉइंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ही डिड नॉट मेंशन एनीथिंग अबाउट द अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन ऑर्बिट, ठीक है। अलग अलग ऑर्बिट्स होते हैं ना, तो हर ऑर्बिट के बारे में उन्होंने नहीं बताया। उन्होंने बोला कि इलेक्ट्रॉन कहीं भी बस रिवॉल्व करता रहता है आजू बाजू में। उन्होंने स्पेसिफिक ऑर्बिट के बारे में कुछ भी बताया नहीं, ठीक है। एंड ही डिड नॉट एक्सप्लेन द स्पेक्ट्रम ऑफ एन एटम की कौन सी फ्रीक्वेंसी एब्जॉर्ब कर रहा है, कौन सा एटम क्यों एब्जॉर्ब कर रहा है, उसके बारे में भी कोई भी इंफॉर्मेशन हमें नहीं दी। समझ में आई बात? ठीक है। तो ये सारी चीजों को सॉल्व करने के लिए, ये सारे लिमिटेशन को बच्चों भगाने के लिए, दूर भगाने के लिए बच्चों, एक साइंटिस्ट है जिनका नाम था बोहर्स, और उन्होंने हमको दिया बोहर्स एटॉमिक मॉडल, ठीक है। उन्होंने हमको क्या दिया? बोहर्स एटॉमिक मॉडल। क्लियर है? समझ में आ गई बात? ठीक है। टोटल 6 पोस्टुलेट है बच्चों हमारे पास बोहर्स एटॉमिक मॉडल के। टोटल 6 पोस्टुलेट है, मतलब 6 यू कैन से पॉइंट्स हैं बोहर्स एटॉमिक मॉडल में। पर इस वीडियो को हम लोग ज्यादा बड़ा नहीं करेंगे, तो आज के इस वीडियो में हम लोग सिर्फ और सिर्फ 3 पोस्टुलेट ही पढ़ेंगे, ठीक है। आज के इस वीडियो में हम लोग 3 पोस्टुलेट ही पढ़ेंगे, और बाकी के जो 3 पोस्टुलेट है बच्चों वो हम लोग अगली क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है। क्योंकि बोहर्स एटॉमिक मॉडल एक ऐसा टॉपिक है ना जो मैं आपको एकदम अच्छे से आराम से पढ़ाना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि यार आपको एक एक चीज, एक छोटी छोटी चीज मैं आपको डिटेल में बताऊं, और मुझे पता है कि अगर मैं सब डिटेल में बताने जाऊंगा ना तो 1.5-2 घंटे की वीडियो बन जाएगी सिर्फ बोहर्स के ऊपर, समझ रहे हो। तो इसीलिए मैं चाहता हूं कि बच्चों एक वीडियो के अंदर मैं 3 आपको पोस्टुलेट बता दूं, और अगला जो वीडियो होगा उसके अंदर मैं बाकी के 3 आपको पोस्टुलेट बता दूंगा, और दोनों ही वीडियो रिलेटेड होंगे।
इसीलिए आप कोई भी वीडियो को स्किप नहीं करेंगे, अभी ये वीडियो देखो और नेक्स्ट वाला वीडियो भी लगातार में देखना है, कंटिन्यूएशन में देखना है, तभी आपको चीजें समझ में आएंगी। पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इसका भी और इसका भी, फटाफट से। ओके बच्चों, फटाफट से बच्चों सबसे पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो एंड देन हम लोग बात करते हैं बोहर्स एटॉमिक मॉडल की। ठीक है, चलो बात करें। चलो बात करें बच्चों, चलो लेट्स टॉक अबाउट बोहर्स एटॉमिक मॉडल। क्या बताया इन्होंने, देखो सुनो, इन्होंने क्या बताया, बहुत कुछ बताया वैसे तो, पर सबसे पहला और सबसे आसान पॉइंट बच्चों, atom has a center, atom has a center which contain proton and neutron, is called as न्यूक्लियस। ठीक है भाई, देखो ये लाइन तो रदरफोर्ड वाली ही लाइन है, ये जो पहला पोस्टुलेट है बच्चों, ये रदरफोर्ड वाला ही पोस्टुलेट है। इन्होंने भी हमको यही बताया कि देखो भाई, एटम कुछ वैसा ही है जो रदरफोर्ड हमको एक्सप्लेन करना चाहते थे, बट जो चीज वो एक्सप्लेन नहीं कर पाए वो मैं करूंगा, टेंशन लेने की जरूरत नहीं बच्चों। ठीक है, रदरफोर्ड ऐसा बोले जैसे सूर्य कुमार यादव बोलता है ना, ठीक है, वैसे ही रदरफोर्ड बोले कि मैं बताता हूं, मैं समझाता हूं तुम्हें कि आखिरकार एक एटम किस तरीके से बिहेव कर रहा है, उसकी क्या क्या अलग अलग प्रॉपर्टीज है। ठीक है, मैक्सवेल का भी जवाब देंगे ये। तो इन्होंने क्या बोला, सबसे पहली लाइन ये बोली कि देखो भाई, ठीक है भाई, जो आपका एटम है उसके पास एक सेंटर है। ठीक है, जो आपका एटम है बच्चों उसके पास एक सेंटर है, मान लो ये आपका एक एटम है, इस एटम के पास बच्चों एक सेंटर है, एंड दिस सेंटर कंटेन टू थिंग्स, इसके पास दो चीजें होती हैं, एक होता है प्रोटॉन विच इज पॉजिटिवली चार्ज, ऑब्वियसली बात है बच्चों, विच इज पॉजिटिवली चार्ज, प्रोटॉन है बच्चों इसके पास। ठीक है, और एक है आपका न्यूट्रॉन बच्चों, विच इज न्यूट्रल। न्यूट्रॉन क्या होता है आपका, न्यूट्रल होता है, तो ये बताने की जरूरत नहीं है। और उसे क्या कहते हैं हम लोग, न्यूक्लियस। ये आपका रदरफोर्ड ने ही बता दिया था, ये आपके रदरफोर्ड ने ही बता दिया। ठीक है, हमको समझ में आ गया। फिर उन्होंने दूसरी लाइन क्या कही, सुनिए, एक सेकेंड ना, जस्ट अ सेकेंड, एक फोन आ रहा है बच्चों, इसको कट करूं पहले। ठीक है, चलो कट कर दिया। अब सुनो ध्यान से, अगला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व इन अ फिक्स्ड सर्कुलर ऑर्बिट, having fixed energy and fixed velocity। ये बहुत बड़ी बात कही इन्होंने, क्या कहा, सुनिए जरा, ध्यान लगाइए, ध्यान दीजिए। इन्होंने क्या कहा, देखो इसके पहले रदरफोर्ड ने क्या बोला था कि देखो जो आपके एटम्स है ना वो घूमते रहते हैं, एटम्स जो हैं आपके एटम्स जो हैं वो बस, सॉरी एटम्स नहीं, इलेक्ट्रॉन्स जो है बस वो ऐसे घूमते रहते, यहाँ पे ऐसे घूमते रहते। तो क्या कहीं भी घूमते रहेंगे, क्या किसी ऑर्बिट में, देखो मैंने आपको बताया ना कि वो एक ऑर्बिट में घूमते हैं बच्चों, एक फिक्स ऑर्बिट में घूमते हैं, उसके अलावा आपको इलेक्ट्रॉन कहीं भी नहीं मिलेंगे। ऑर्बिट और शेल वो जगह है, वो स्पेस है बच्चों, जहां पे इलेक्ट्रॉन्स की पाए जाने की यू कैन से प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा होती है। देखो ये जो हम लोग ऑर्बिट ड्रॉ करते हैं ना, ये सब इमेजिनरी है, एक्चुअल में एटम के पास कोई ऑर्बिट नहीं होता। एटम में ऐसा कुछ नहीं, ऐसा रिंग जैसा दिखता है, जो सैटर्न की रिंग होती है ना, वैसा इसका कुछ रिंग नहीं दिखता है कि भाई इस रिंग पे ये सब घूमता रहेगा एटम, ऐसा नहीं है। एक इमेजिनेशन बच्चों, एक जगह है, ऑर्बिट इज अ प्लेस, ऑर्बिट इज अ जगह, एक जगह है बच्चों जहां पे इलेक्ट्रॉन की पाए जाने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा होगी, मतलब सबसे ज्यादा चांस है कि आपका इलेक्ट्रॉन इस जगह पे आपको देखने के लिए मिल जाएगा, समझ रहे हो? तो इसको हम लोग ऑर्बिट कहते हैं। और इन्होंने यानी बोहर अंकल ने हमको फिक्स ये बात बता दी कि देखो बच्चों, जो इलेक्ट्रॉन है वो रिवॉल्व करता है एक फिक्स सर्कुलर ऑर्बिट पे, एक फिक्स जगह पे,
एक फिक्स जगह पे बच्चों आपका जो इलेक्ट्रॉन है वो घूमता है, वो ना तो उसके ऊपर ना तो उसके नीचे, एक फिक्स जगह पर एक फिक्स स्पेस में आपका जो इलेक्ट्रॉन है वो रिवॉल्व करता है, घूमता है। और उस ऑर्बिट की देखो बात यहां पे इलेक्ट्रॉन की नहीं हो रही, इलेक्ट्रॉन एनर्जी को एब्जॉर्ब भी करता है, एनर्जी को रिलीज भी कर सकता है, इलेक्ट्रॉन के पास बहुत ज्यादा ऑप्शन है। पर अगर मैं ऑर्बिट की बात करूं तो ऑर्बिट की एनर्जी फिक्स होती है, ऑर्बिट की एनर्जी फिक्स होती है और उसकी वेलोसिटी भी फिक्स होती है, उसकी वेलोसिटी भी फिक्स होती है। मतलब इलेक्ट्रॉन्स अगर किसी ऑर्बिट में घूम रहा है तो उस ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन की घूमने की वेलोसिटी फिक्स रहेगी, वो चेंज नहीं होगी। समझ रहे हो? जैसे मान लो फर्स्ट ऑर्बिट है, जैसे मान लो ये आपका न्यूक्लियस है, इस न्यूक्लियस का आपका फर्स्ट ऑर्बिट है। अब इस फर्स्ट ऑर्बिट में जितने भी इलेक्ट्रॉन होंगे, वैसे तो 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, जितने भी इलेक्ट्रॉन होंगे ना बच्चों, उनकी एनर्जी एंड उनकी वेलोसिटी क्या रहेगी बच्चों? फिक्स रहेगी, वो कभी चेंज नहीं होगी। समझ रहे हो? मतलब इस शेल की एनर्जी, देखो समझो, ध्यान से समझो। अब आप बोलोगे सर इलेक्ट्रॉन की एनर्जी फिक्स है क्या? हाँ, अगर मैं इस शेल की बात करूं तो इसमें फिक्स एनर्जी है, लेकिन आपका इलेक्ट्रॉन एनर्जी एब्जॉर्ब करके दूसरे ऑर्बिट में जा सकता है। आपका इलेक्ट्रॉन ये भी एक पोस्टुलेट है, ये हम लोग आगे पढ़ेंगे कि आपका इलेक्ट्रॉन एनर्जी एब्जॉर्ब करके दूसरे ऑर्बिट में जा सकता है, लेकिन इस ऑर्बिट की एनर्जी चेंज नहीं होगी। समझ रहे हो? तो अगर आपका इलेक्ट्रॉन को अगर इस ऑर्बिट में घूमना है तो उसको उस ऑर्बिट की एनर्जी को मैच करना पड़ेगा और उसकी वेलोसिटी को मैच करना पड़ेगा। तो मतलब ऑर्बिट की वेलोसिटी और एनर्जी सेम रहेगी, हमेशा फिक्स रहेगी। समझ में आई बात? ये बहुत बड़ी बात इन्होंने कही, ये बहुत बड़ी बात उन्होंने कही बच्चों अपने इसमें। समझ में आई बात? ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लो फटाक से, इसको नोट करो अपनी बुक में। मैं दो मिनट नहीं, वैसे तो मैं सिर्फ 2 सेकंड वेट करूंगा। ठीक है, हो गया? ओके, समझ में आ गया? ऑर्बिट समझ में आ गया बच्चों? ऑर्बिट क्या हो सकता है? ऑर्बिट आपका शेल, ठीक है, KLMN, वो आपका ऑर्बिट है। समझ में आ गया बच्चों? ठीक है, चलो आगे बढ़े। देखो मैंने आपको बोला था आज के इस वीडियो में हम लोग 3 ही पोस्टुलेट पढ़ेंगे। ऑलमोस्ट 27 मिनट की वीडियो हो गई है, ठीक है। तो एक पोस्टुलेट और पढ़ेंगे हम लोग, पर वो पोस्टुलेट बहुत बड़ा है, ठीक है, उसके अंदर थोड़ी कैलकुलेशन है, तो मैं नहीं चाहता कि आपको सारी कैलकुलेशन में एक ही दिन में सिखा दूं, इसलिए मैंने 3 पोस्टुलेट को अलग अलग वीडियो में, अगले वाले वीडियो में 3 पोस्टुलेट में समझाऊंगा। आ जाओ थर्ड पोस्टुलेट पे चलते बच्चों, रुकिए, आ जाओ थर्ड पोस्टुलेट पे चलते बच्चों। अगला पोस्टुलेट क्या कहता है? जस्ट अ सेकेंड, अगला पोस्टुलेट, ठीक है, सुनो थर्ड पोस्टुलेट क्या कहता है। फोन आता रहता है बच्चों, क्या करें, कट करना पड़ता है। जब लेक्चर बनाता हूँ ना उसी टाइम पे ज़्यादा फ़ोन आते, ठीक है। जब मेरा फ़ोन ऐसे पड़ा रहेगा, जब मैं लेक्चर नहीं बना रहा रहूँगा ना, एक फ़ोन नहीं आता, और वैसे 10 लोग फ़ोन आते हैं। अब सबको बोलना पड़ता है कि नहीं भाई लेक्चर में थोड़ा टाइम बाद फ़ोन करो। ठीक है, कोई बात नहीं। चलो बात करते हैं बच्चों हमारे थर्ड और मोस्ट इंपॉर्टेंट पोस्टुलेट पे। इन्होंने क्या कहा कि व्हेन एन इलेक्ट्रॉन अरे क्या पहले कह रहा हूं, एन इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व in a fixed circular orbit। सुनो ध्यान से, क्या बोलने वाला हूं। अभी तो वही चीज लिखा जो आपने लास्ट में पढ़ा, लेकिन कुछ अलग चीज है। An electron revolve in the fixed circular orbit having angular momentum। अब नए वर्ड आएंगे यहाँ पे। angular momentum, जिसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं बच्चों L से, बिकॉज एंगुलर मोमेंटम इज अ वेक्टर क्वांटिटी, तो उसके ऊपर हम लोग एक डायरेक्शन भी दिखाते हैं, ये आप लोग ने शायद फिजिक्स में पढ़ा होगा। सो एन इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व इन द फिक्स्ड सर्कुलर ऑर्बिट हैविंग द एंगुलर मोमेंटम L, विच इज, और यू कैन से इज, एंगुलर मोमेंटम इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h डिवाइड बाय 2 पाई। इन्होंने क्या कहा, देखो ये सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे यू कैन से ज्यादा समझने वाला पोस्टुलेट है, ठीक है। इन सबको पोस्टुलेट बोलते हैं, समझ में आता है कि नहीं, आपको पता है कि नहीं। इन जो चीजें हम लोग लिख रहे हैं ना बच्चों, इसको हम लोग पोस्टुलेट बोलते हैं, इन सबको हम लोग पोस्टुलेट बोलते हैं, पोस्टुलेट्स, ठीक है। पोस्टुलेट बोल सकते हो, लॉ नहीं बोल सकते, क्योंकि ये चीज प्रूफ नहीं है।
एटम के अंदर कोई झांक के नहीं देख सकता ना कि इलेक्ट्रॉन देखो, इलेक्ट्रॉन दिखते ही नहीं इतने छोटे, इलेक्ट्रॉन ऐसे रिवॉल्व हो रहे। तो बेस्ट एक्सप्लेनेशन को हम लोग पोस्टुलेट बोल देते कि भाई अगर ये चीज हो रही है, जैसे मान लो कि आपके सामने कोई कुत्ता भाग रहा है, ठीक है, आपके सामने कोई कुत्ता भाग रहा है, तो यार आप इमेजिनेशन करोगे ना कि यार ये कुत्ता क्यों भाग रहा है, ये कुत्ता क्यों भाग रहा है, क्या इसको सुसु लगी है, क्या इसको पॉटी लगी है, या किसी को देख के भाग रहा है, या फिर कोई दो लोग इसको, कोई बच्चे इसको दौड़ा दिए पत्थर लेके, ठीक है। तो आप इमेजिन करोगे बच्चों, समझ रहे हो। तो वो क्या एक्चुअल वही रिजल्ट है, एक्चुअल वही है, एक्चुअली में वही हो रहा है क्या, क्या उसको पॉटी लगी है, नहीं, क्या पता उसको बच्चे लोग पकड़ के पीछे से मार रहे हो, तब वो भाग रहा है, समझ रहे हो। तो जो चीज, एग्जाम्पल वैसे खराब था, ठीक है, पर जो चीज हमें फिक्स नहीं पता लेकिन उसका बेस्ट एक्सप्लेनेशन हम लोग दे सकते हैं कि भाई ये चीज ऐसे हो रही है तो इसलिए हो रही होगी, इसको हम लोग पोस्टुलेट बोलते हैं। जो चीज हमें पता है कि नहीं यार ये ऐसी होती है, ये फिक्स है, उसको हम लोग लॉ बोलते हैं। जैसे न्यूटन के 3 लॉ, सही है ना, तो न्यूटन के 3 लॉ भाई फिक्स है, वो चीज एप्लीकेबल है ही है, उनका कोई दूसरा एक्सेप्शन नहीं, ऐसा कुछ नहीं है कि जो न्यूटन का फॉलो नहीं करेगा, लॉ नहीं फॉलो करेगा, सबको फॉलो करना पड़ेगा भाई, वो बेस्ट चीज है। लेकिन किसी चीज का बेस्ट एक्सप्लेनेशन कि भाई ये ऐसी चीज हो रही होगी, हो रही है नहीं, हो रही होगी, ऐसा हो सकता है, उसको हम लोग पोस्टुलेट बोलते हैं। तो ये सब कुछ हम लोग पोस्टुलेट पढ़ रहे हैं, ऐसा फिक्स नहीं कि यही सब सच है, पर पढ़ना पड़ रहा है, ठीक है। तो क्या बोला बच्चों मैंने, एन इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व इन अ फिक्स सर्कुलर ऑर्बिट हैविंग द एंगुलर मोमेंटम L, जिसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, इट इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h बाय 2 पाई। ये जो आपका h है ना, ये है बच्चों आपका प्लैंक्स कांस्टेंट, प्लैंक्स कांस्टेंट। अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है बच्चों, देखो इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ, मतलब इंटीग्रल मल्टीपल मतलब क्या, कि जो भी नंबर ऑफ शेल है या फिर जो भी नंबर ऑफ यू कैन से ये है आपका ऑर्बिट है, उससे आपको उस नंबर को आपको मल्टीप्लाई करना है इस वैल्यू से, उस नंबर को आपको मल्टीप्लाई करना है बच्चों इस वैल्यू से, तो आपको उसका एंगुलर मोमेंटम मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा बच्चों, आपको उसका एंगुलर मोमेंटम मिल जाएगा। तो यहां से फॉर्मूला क्या बनेगा, देखो यहां से फॉर्मूला क्या बनेगा, देखो बच्चों, L इज इक्वल टू n, व्हाट इज मीन बाय n बच्चों, n क्या है आपका इंटीग्रल मल्टीपल, मतलब इसको आप मल्टीप्लाई कर रहे हो इस वाली वैल्यू के साथ, और वो एक इंटीजर है, वो वैल्यू 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, 3 हो सकती है, 4 हो सकती है, जो भी डिपेंड अपॉन नंबर ऑफ योर शेल। अगर आप k शेल की बात कर रहे हो, k शेल की बात करो तो n की वैल्यू 1 होगी, अगर आप l शेल की बात करो तो n की वैल्यू 2 होगी, समझ रहे हो। तो n ऑफ h डिवाइड बाय 2 पाई, समझ में आई बात, ये आपका फॉर्मूला बनता है। इसको आप इक्वेशन नंबर 1 दे सकते हो, जहां पे आप लिख सकते हो दैट n इज इक्वल टू नंबर ऑफ शेल, n इज इक्वल टू नंबर ऑफ शेल, और आप लिख सकते हो n क्या है आपका एक इंटीजर है, n क्या है बच्चों आपका एक इंटीजर है, मतलब इसकी वैल्यू 0 नहीं हो सकती, इसकी वैल्यू क्या हो सकती है, n कैन बी 1 2 3 4 कुछ भी हो सकता है, मतलब समझ रहे हो, 1 से लेके कुछ भी हो सकता है, पर 0 नहीं हो सकती इसकी वैल्यू, समझ रहे हो। शेल है बच्चों, ये शेल कौन कौन से होते हैं, जैसे मान लो आपका शेल की अगर मैं बात करूं, अगर मैं शेल की बात करूं तो कौन कौन से शेल हो सकते हैं बच्चों, K हो सकता है, L हो सकता है, M हो सकता है, N हो सकता है। अगर K शेल होगा तो N की वैल्यू होगी 1, समझ रहे हो, ये किसकी वैल्यू है, N की वैल्यू है, N की वैल्यू। अगर K शेल होगा तो N की वैल्यू होगी 1, इसके लिए 2, इसके लिए 3, इसके लिए 4, समझ में आई बात, ठीक है। तो अगर आप K शेल की बात कर रहे हो तो उसके लिए आपका फॉर्मूला, जैसे मान लो अगर मैं बोलूं फॉर्मूला बनाओ M शेल के लिए, M शेल के लिए फॉर्मूला बनाओ एंगुलर मोमेंटम का, तो आप क्या लिखोगे, आप बोलोगे सर L इज इक्वल टू, मतलब आपका एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू n, अब n की वैल्यू K M में क्या है बच्चों 3 है, तो आप क्या बन जाएगा 3h डिवाइड बाय h क्या है आपका प्लैंक्स कांस्टेंट 2 पाई, दिस विल बी द फॉर्मूला फॉर M शेल, दिस विल द फॉर्मूला ऑफ M शेल। सो n समझ में आ गया, ये n क्या है, n इज द इंटीग्रल मल्टीपल, मतलब आपका कोई भी एक इंटीजर है और वो इंटीजर किस पे डिपेंड करेगा, नंबर ऑफ शेल पे डिपेंड करेगा बच्चों, कि कौन से शेल का आप एंगुलर मोमेंटम कैलकुलेट कर रहे हो, कौन से शेल का आप एंगुलर मोमेंटम कैलकुलेट कर रहे हो। तो ये हमें बताया आपके बोहर अंकल ने कि देखो भाई कि आपका जो भी इलेक्ट्रॉन है, जो भी रिवॉल्व कर रहा है एक फिक्स सर्कुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है, दैट ऑर्बिट कंटेन शेल्स, ठीक है, उसके अंदर, उसी को हम लोग शेल भी बोल सकते हैं। हैविंग एंगुलर मोमेंटम, उसका एंगुलर मोमेंटम कितना है, L इज इक्वल टू इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h डिवाइड बाय 2 पाई, जहां पे आपका h क्या है बच्चों, प्लैंक्स कांस्टेंट, h की वैल्यू कांस्टेंट होती है, प्लैंक्स कांस्टेंट है, ठीक है। थोड़ा सा और एक्सप्लेनेशन बच्चों इसके ऊपर बनता है क्योंकि एक और फॉर्मूला यहां से बनता है, तो इतना नोट करिए फटाफट।
फटाफट से इतना नोट करिए बच्चों, फटाफट से इतना नोट कर लीजिए। हो गया, हो गया, हो गया, ओके। अब अगर मान लो मुझे एंगुलर मोमेंटम कैलकुलेट करना है, लेट सपोज कौन सा कलर ले यार, हाँ चलो, लेट सपोज अगर मुझे एंगुलर मोमेंटम कैलकुलेट करना है, फॉर एग्जांपल, देखो मैं फिजिक्स का टीचर नहीं हूं बच्चों, फिर भी थोड़ी बहुत फिजिक्स मुझे आती है। अगर मान लो ये आपका न्यूक्लियस है और ये आपका एक शेल है, ये आपका न्यूक्लियस है, ये आपका एक शेल है, दिस इज योर न्यूक्लियस, ठीक है। अब मान लो इलेक्ट्रॉन अगर यहां पे प्रेजेंट है, फॉर एग्जांपल आपका इलेक्ट्रॉन यहां प्रेजेंट है, तो इस इलेक्ट्रॉन से इसके बीच की जो डिस्टेंस है, दैट डिस्टेंस विल बी योर आर, मतलब योर रेडियस, ठीक है। और इसका कुछ मास होगा, m इज द मास, और ऐसे क्या होगी बच्चों, इसकी वेलोसिटी होगी, मतलब इसकी वेलोसिटी सीधे ना सेंट्रीपिटल फोर्स है ना, ऐसे से लग रहा है, सेंट्रीपिटल लग रहा है, सेंट्रीपिटल, समझ रहे हो। तो अगर आप कोई भी चीज को, जैसे मान लो आपने धागा है उसमें पत्थर बांधा है, तो पत्थर आपका बाहर निकलने की कोशिश कर रहा है। अगर पत्थर यहां से छूटा तो वो क्या घूमेगा नहीं, वो सीधा यहां से बाहर जाएगा, क्योंकि इसकी वेलोसिटी बच्चों सीधी है। वेलोसिटी कभी भी टेढ़ी नहीं हुई ना, वेलोसिटी क्या है बच्चों, यहां से सीधी है, समझ रहे हो। अगर मान लो आपका इलेक्ट्रॉन यहां प्रेजेंट है, आपका दूसरा कलर, अगर मान लो आपका इलेक्ट्रॉन यहां प्रेजेंट है, सो दिस विल बी योर रेडियस, ये आपका रेडियस होगा, सही है। इस इलेक्ट्रॉन, ये जो इलेक्ट्रॉन का कुछ मास होगा और इसकी वेलोसिटी कुछ इस तरफ होगी, समझ रहे हो, इसकी वेलोसिटी कुछ इस तरफ होगी, क्योंकि ये सेंट्रीपिटल फोर्स है ना इसके ऊपर, समझ रहे हो, ये घूम रहा है तो इस तरफ जा रहा है। सेंट्रीपिटल भी बात करेंगे क्या होता है ये। सिमिलरली अगर मान लो आपका इलेक्ट्रॉन यहां पे प्रेजेंट है, तो इलेक्ट्रॉन यहां प्रेजेंट है, सो दिस विल बी आर, ये आपका आर होगा, ये इसका m का वैल्यू होगा बच्चों, और यहां से क्या होगा, इसकी वेलोसिटी। क्लियर है, क्लियर है। तो अगर मैं फिजिक्स की बात करूं, फिजिक्स में अगर कोई सर्कुलर मोशन होता है, फिजिक्स में बच्चों अगर कोई सर्कुलर मोशन होता है, ठीक है, फिजिक्स में अगर कोई सर्कुलर मोशन होता है, ठीक है, तो वहां पर एंगुलर मोमेंटम को आप कैसे फाइंड करोगे। वहां पर बच्चों फॉर्मूला क्या होता है, एंगुलर मोमेंटम यानी L वेक्टर क्वांटिटी है ना बच्चों, इज इक्वल टू, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, इसका वैल्यू होगा बच्चों R मल्टीप्लाइड बाय P, R मल्टीप्लाइड बाय P, ठीक है। ये भी वेक्टर क्वांटिटी, ये भी वेक्टर क्वांटिटी, R मल्टीप्लाइड बाय P। नाउ व्हाट इज मीन बाय P, दिस P इज द मोमेंटम। ये P क्या है बच्चों, मोमेंटम है। P का मतलब क्या होता है, मोमेंटम है। और हमें पता है, वी नो, हमें एक चीज पता है बच्चों, मोमेंटम क्या होता है, हमें एक चीज पता है ना बच्चों, मोमेंटम क्या होता है बच्चों, मास इनटू वेलोसिटी, एंड वेलोसिटी विल बी डायरेक्शनल, मतलब वेलोसिटी आपका क्या होगा बच्चों, वेक्टर क्वांटिटी। देखो ये सारी चीजें फिजिक्स की बात है, ठीक है। तो इस P की जगह आप क्या डाल दोगे, mv डाल दोगे। सो योर एंगुलर मोमेंटम विल बी इज इक्वल टू R मल्टीप्लाइड बाय mv, सही है, योर R मल्टीप्लाइड बाय mv। अब जब आप बाहर के फोर्स पे लगा रहे हो, देखो आपका जो मोमेंटम है ना, आपकी जो वेलोसिटी वो बाहर की तरफ जा रही है, ठीक है, और सेंटर में क्या है, आपका न्यूक्लियस है। तो यहाँ पे कौन सा थीटा लगता है, साइन थीटा लगता है, पढ़ा होगा ना आप लोग ने, ठीक है। यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री लगे ना, देखो ट्रिग्नोमेट्री में आपको पता ही है, ठीक है। तो यहाँ पे कौन सा थीटा लगता है, साइन थीटा होता है ना, साइन की वैल्यू होती है। सो दिस विल बी योर R mv, डायरेक्ट इसको लिखता हूं, R mv साइन थीटा, कौन सी थीटा हो गया बच्चों, साइन थीटा हो गया। यहाँ पे कौन सा साइन थीटा, देखो यहाँ पे अगर आप देखो ये सीधा है और ये ऐसे सीधा भाग रहा है, तो मतलब ये 90 डिग्री होगा, दिस विल ऑलवेज बी 90 डिग्री। तो यहाँ पे वैल्यू क्या हो जाएगा, R mv, या फिर इस R mv को ऐसा लिख सकता हूं मैं, mrv लिख सकता हूं, चलेगा, कि थोड़ा ज्यादा कन्वीनियंट है, और आपकी बुक में भी ऐसे लिखा हुआ है। तो mrv लिख दिया मैंने, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, साइन 90। साइन 90 क्या होता है, साइन 90 क्या होता है बच्चों, साइन 90 होता है 1, लिख लो चाहिए तो। साइन 90 क्या होता है, साइन 90 होता है 1, तो मतलब इसका वैल्यू क्या आ जाएगा 1, तो मतलब L का वैल्यू क्या आ गया बच्चों, mvr। L का वैल्यू क्या आ गया बच्चों आपका, mvr। दिस विल बी योर इक्वेशन नंबर 2, दिस विल बी योर इक्वेशन नंबर 2। सो आपको एक एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू मिली है mvr, और दूसरे एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू क्या मिली है, दूसरे एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू इस पोस्टुलेट में क्या मिली है बच्चों, योर nh डिवाइड बाय 2 पाई, ठीक है, nh डिवाइड बाय 2 पाई। सो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड 2, इसको मिटा दो, मैं बता दो कहां लिख दे, बताओ, यहीं पे लिख दू, कहीं पे, रुको, यहां जगह नहीं है ना, अगले पेज पे लिखते, चलो ना यार, क्या दिक्कत की बात है। सो आप लिख सकते हो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, क्या थी इक्वेशन 1 एंड 2, वापस लिख दो,
L इज इक्वल टू n प्लैंक्स कांस्टेंट डिवाइड बाय 2 पाई। दिस इज द इक्वेशन नंबर 1। और इक्वेशन नंबर 2 क्या थी बच्चों? mRV। दिस इज द इक्वेशन नंबर 2। सो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 हमको पता है कि एंगुलर मोमेंटम इसके बराबर है, एंगुलर मोमेंटम इसके बराबर है, तो मतलब ये दोनों भी एक दूसरे के बराबर हो जाएंगे बच्चों। सो आपका NH, और यू कैन से डायरेक्ट लिखो mRV बराबर किसके हो जाएगा? n प्लैंक्स कांस्टेंट यानी h डिवाइड बाय 2 पाई। क्लियर है? ये बनेगा बच्चों आपका एक बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। इसको लिखो इक्वेशन नंबर 3 और इसको मार्क करो इंपॉर्टेंट, क्योंकि बहुत सारे जब आप आगे चल के न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे ना तो ये फॉर्मूला लगेगा। यहां से हम लोग r की वैल्यू निकालेंगे, रेडियस निकालेंगे, पर इससे नहीं। जब हम लोग 4th पोस्टुलेट पढ़ेंगे ना तो वहां पे भी कुछ वहां पे भी कुछ फॉर्मूले बनेंगे और उन दोनों को हम लोग कंपेयर करके r की वैल्यू फाइंड करेंगे। वहां से हम लोग वेलोसिटी फाइंड करेंगे। समझ रहे हो? ठीक है, तो बहुत मजा आने वाला है, बहुत इंटरेस्टिंग है बच्चों। अगर आपको नहीं समझ में आया तो एक बार वापस समझा देता हूं। देखो, अगर आपको नहीं समझ में आया है तो मैं एक बार वापस समझा देता हूं। देखो, थर्ड पोस्टुलेट क्या था? देखो, ये थर्ड पोस्टुलेट ही है सब कुछ। थर्ड पोस्टुलेट ने क्या बोला कि एक आपका जो इलेक्ट्रॉन है वो रिवॉल्व करता है बच्चों एक फिक्स सर्कुलर ऑर्बिट में। एक फिक्स सर्कुलर ऑर्बिट में बच्चों क्या करता है? वो रिवॉल्व करता है। मैंने आपको अलग अलग ऑर्बिट बताया, के शेल हो सकता है, एल शेल हो सकता है, अलग अलग शेल होते हैं। हैविंग, अब उसके एंगुलर मोमेंटम की बात करें तो बोहर अंकल ने क्या बोला कि इनका जो एंगुलर मोमेंटम होगा वो किसके बराबर होगा? विल बी इक्वल टू, विल बी इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ किसका? h बाय 2 पाई। समझ रहे हो? मतलब इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h बाय 2 पाई। जो भी आपका शेल होगा k l m n, उसके हिसाब से आप n की वैल्यू डिसाइड करोगे। अगर k है तो n की वैल्यू 1, अगर l है तो n की वैल्यू 2, अगर m है तो n की वैल्यू 3, और उसको मल्टीप्लाई कर दोगे आप इस नंबर से, इस वैल्यू से, यानी प्लैंक्स कांस्टेंट डिवाइड बाय 2 पाई। तो आपको वैल्यू किसकी मिल जाएगी? आपको एंगुलर मोमेंटम मिल जाएगा उस पर्टिकुलर शेल का। उस पर्टिकुलर शेल का आपको क्या मिल जाएगा? एंगुलर मोमेंटम। तो इस वाले पोस्टुलेट से ये वाला फॉर्मूला बना। ठीक है, ये मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था, सिर्फ ये वाला फॉर्मूला बना। फिर मैंने आपको क्या बोला कि भाई आपका जो इलेक्ट्रॉन है, मान लो आपको कोई भी ये शेल है, दिस इज अ शेल। तो जब आपका इलेक्ट्रॉन रोटेट करता है आपके सेंट्रीपिटल फोर्स के साथ, जब वो रोटेट करता है बच्चों, तो दिस विल बी द r, और ये इलेक्ट्रॉन का मास है, m इज द मास। और जब वो रोटेट करता है बाहर की तरफ ना, तो वो जो फोर्स है वो बाहर की तरफ लगाता है, तो वेलोसिटी कहां जा रही है बच्चों? बाहर की तरफ जा रही है, स्ट्रेट ऐसे वेलोसिटी जाती है। सिमिलरली ऐसे वेलोसिटी। तो जो आपका एंगुलर मोमेंटम होता है दैट विल बी इक्वल टू रेडियस मल्टीप्लाइड बाय मोमेंटम। जो भी आपका एंगुलर मोमेंटम होता है, देखो एंगल कहां से आता है? अगर सर्कुलर में कोई चीज घूम रही है तो रेडियस के वजह से एंगल आता है, तो रेडियस मल्टीप्लाइड बाय मोमेंटम। सही बात है। पी मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है? फिजिक्स जिसने पढ़ा है उसको पता होगा बच्चों। मोमेंटम क्या होता है? मास इंटू वेलोसिटी। दोनों ही वेक्टर, मास आपका वेक्टर क्वांटिटी नहीं है, वैसे तो मास स्केलर क्वांटिटी, इसको कोई डायरेक्शन नहीं होता, पर v वेलोसिटी का एक मास ये होता है, डिस्टेंस होता है ना बच्चों, मतलब सॉरी ये होता है, डायरेक्शन होता है। ठीक है, तो इस वैल्यू को मैंने यहां पुट किया, जिसकी वजह से आपको एक ये वाला फॉर्मूला मिला। फिर आपको पता है कि जब आप सेंट्रीपिटल फोर्स से सीधा है तो आप साइन थीटा लगाओगे। यहाँ पे थीटा क्या है? 90 है, तो साइन 91 होता है, इसकी वजह से ये वाला एक फॉर्मूला आया। और जब आप इन दोनों को कंपेयर करते हो तो कुछ ऐसा सा आपको फॉर्मूला देखने के लिए मिलता है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। और ये थे बच्चों वो 3 पोस्टुलेट जो मैंने आपको इस वाले लेक्चर के अंदर पढ़ाए हैं। तो इस लेक्चर को मैं यहीं पे एंड करूंगा। ठीक है, अगर आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, लिया? इसका भी ले लो। ले लिया? इसका भी ले लो। ले लिया? ठीक है। इधर आप MRV भी लिख सकते हो, MVR भी लिख सकते हो बच्चों, इट्स ऑल अप टू यू। कुछ भी मल्टीप्लाई करो, सेम ही आता है। तो इधर आप ऐसे भी लिख सकते हो, L इज इक्वल टू MVR, या फिर आप MRV भी लिख सकते हो। आपको पता है, कोई आप अगर A को B से मल्टीप्लाई करो या फिर B को A से मल्टीप्लाई करो, दोनों की वैल्यू सेम ही आती है। ठीक है, तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो। ओके, समझ में आ गया। तो बच्चों यहाँ पे 3 पोस्टुलेट हमारे होते हैं खत्म। जो अगला वाला वीडियो होगा वहां पर बच्चों हम लोग आगे के 3 पोस्टुलेट को स्टडी करेंगे, और भी बहुत मजा आने वाला है, और भी बहुत सारी चीजें। मैं आपको रेडियस निकालना सिखाऊंगा, वेलोसिटी निकालना सिखाऊंगा, इसके ऊपर बेस्ड हम लोग न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, क्योंकि एग्जाम में न्यूमेरिकल भी आता है। सही है, तो बहुत इंपॉर्टेंट बच्चों ये क्लास है, और मैं चाहता हूं कि आप लोग धीरे से, धैर्य से, आराम से एक एक चीजों को समझो, एक एक चीजों को ध्यान से देखो। ठीक है,
ध्यान रखो बच्चों आप लोग अपना सभी का, ठीक है। मैं मिलता हूँ बच्चों आप लोगों से ऐसी और वीडियो में जहाँ पे हम लोग और भी बातें करेंगे। तब तक के लिए इस वीडियो को शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना बच्चों। मिलता हूँ आप लोगों से ऐसी और वीडियो में जहाँ पे हम लोग और भी बहुत सारी बातें करेंगे। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिएगा एंड कीप स्टडी। बाय बाय।